हेलो और वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस एंड एनटीएससी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एनटीएससी वाला पार्ट। ठीक है, तो सैट वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर हमारा सोशल साइंस आता है, जिसमें से आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी हमने क्या कर लिया है, पुराने मतलब जो भी कंसेप्ट हो सकते थे ना जिसमें से पूछा जा सकता है, उसकी पूरी की पूरी वीडियोस हमने कवर कर ली है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हिस्ट्री और भी सारा कुछ पुराना जो अपना सिविक्स है और ज्योग्राफी है और जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह में से जो आने वाला है वो सारा कुछ हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। कंसेप्ट वीडियो में मैंने थ्योरी पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने एनटीएससी की तैयारी शुरू की है, आपको नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट, आप यूट्यूब पे जाइए, थोड़ा सा प्लेलिस्ट की साइड में जाके नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको एनटीएससी का कॉलम दिखेगा, उसमें शो मोर करना, वहाँ पे आपको सोशल साइंस की प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी। अराउंड 40 वीडियोज़ है, आप देख लेना अच्छे से। मैं बता दे रही हूँ, अगर आप आगे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर सोशल साइंस आता है, वो सारे के सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, नॉट जस्ट फॉर एनटीएससी। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से सारा कुछ बढ़िया से कवर किया और समझा था उन वीडियोस के अंदर। अब मैंने ना ये चीज़ देखी है कि वो वीडियोस तो अपने कंप्लीट हो गए सारे। ठीक, अब जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके पहले भी एक वीडियो आपके पास में आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो अब जब हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैंने निकाले हैं और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके अंदर मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि जो हमने कंसेप्ट वीडियोस करे हैं ना, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन है। मतलब एक आध दो क्वेश्चन ही ऐसा है जो अलग से कहीं से पूछा हुआ है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के अंदर से मुझे मिले। ठीक है, मतलब ऐसे याद बिल्कुल आ रहे हैं कि ये हमने तब उस समय पे वो वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो आप बिल्कुल उनको ऐसे फॉर ग्रांटेड मत लेना। सारे के सारे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीएससी का सिलेबस कुछ ऐसा है कि आपको डायरेक्टली कहीं पर भी पढ़ने को वो नहीं मिलेगा। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, सारा कुछ ढूंढना पड़ेगा, कौन सी क्लास के कौन से चैप्टर में क्या टॉपिक मिलना है ना। तो वो रिसर्च आप को ना करनी पड़े, इसलिए मैंने करके पूरा का पूरा सिलेबस उसके अंदर हमने कवर कर लिया है। ठीक, आपके पास में पूरी जमी जमाई थाली है, आपको उठाना है और बस खाना है। ठीक, तो आप बिल्कुल उनके ऊपर रिलाई करो, पूरी तरीके से उन वीडियोस को देखो, उसमें से नोट्स बनाओ। मैंने आपको बताया भी है कि आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ के और फिर किस तरीके से नोट्स में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर है? अब शुरू कर देते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दीज आर ऑफ 2021, है ना। 2021 के क्वेश्चंस हैं। आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीएससी के अवेलेबल है, पूरे के पूरे स्टेट के पेपर्स अवेलेबल है विद आंसर्स, है ना। तो सब कुछ अवेलेबल है, अपने को सिर्फ निकाल कर उनको पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही एक अलग तरीका होता है। देखो, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स भी होते हैं, 10th क्लास के एग्जाम्स होते हैं, आप लोग अभी तक 9, 10, 11, 12 सबके एग्जाम्स वगैरह देकर आए हो, है ना। तो आपने मतलब 11, 12 तो क्या अभी नहीं है, लेकिन 9, 10 उसके पहले भी आप एग्जाम देते रहे हो, तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अंतर सिर्फ ये होता है ना कि आपको समझना होता है कि आप को कहाँ से कुछ पूछा जाना है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बैठे तो सारा पढ़ने बैठे तो बिल्कुल सारा को सारा ही रटने की कोशिश करें, नहीं। हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, और ये भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर नहीं आने, है ना। तो पूरे पूरे पैराग्राफ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसमें से ये देखो कि 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन जो भी बन सकता है, किसी के पिताजी का नाम, कौन सा ईयर, ठीक है, कोई सी टाइमलाइन, किसने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी, है ना। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, या फिर नोट्स बना लो, नोट्स में उनको लिखने की कोशिश करो। नोट्स रहेंगे आपके पास में, लिखा हुआ रहेगा, तो रिवाइज करना भी एग्जाम टाइम पे आपको ईजी रहेगा, है ना। तो थोड़ी थोड़ी ये छोटी छोटी सी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, बन जाएगा, बाकी काफ़ी ईजी है। मतलब मेरे को याद रह रहे हैं तो फिर क्या आपको तो याद रहने ही चाहिए, क्योंकि आपने तो सुने हैं वो वीडियोस, है ना। मतलब ये वाले तो मैंने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया था, वैसे फट 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 आंसर बन गए थे, है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ा हुआ अगर रहेगा तो कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। कर लोगे ना? ठीक है, भरोसा है मेरे को, किया है आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ। ठीक, तो हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, है ना। कौन सा इनमें से कौन सा वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। चलो मैं आपको रिवाइंड कराती हूँ। हमने क्या की थी, हिस्ट्री जो है वो हमने पढ़ी थी कुछ इस तरीके से, टाइमलाइन के हिसाब से, है ना। 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले से हमने शुरुआत की थी, है ना, और बोला था कि 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले से क्या शुरू हो जाता है, स्टोन एज शुरू हो जाता
है ना, क्या शुरू हो जाता है, स्टोन एज शुरू हो जाता है, ठीक है, स्टोन एज। अब ये स्टोन एज जो है ना वो 2 मिलियन ईयर्स एगो से अराउंड 10,000 BCE तक चलता है। कितना चलता है, 10,000 BCE तक चलता है, ठीक है। अब ये BCE वगैरह टाइमलाइन भी कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके पहले का समय क्या कहलाता है, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट, है ना, BCE भी आप बोल सकते हो। और जीसस क्राइस्ट के बाद वाला समय जो है वो AD कहलाता है ना, यानी कि एनो डोमिनी, और भी आप बोल सकते हो या CE भी बोल सकते हो, AD बोल सकते हो या CE बोल सकते हो, यानी कि कॉमन एरा, है ना। या ऐसे भी समझ सकते हो कि जीसस क्राइस्ट का जन्म मान लो यहाँ पर हुआ, उस पॉइंट को या उस समय को 0 मान लिया, और जीसस क्राइस्ट के समय मतलब जीसस क्राइस्ट जैसे यहाँ पे जन्म हो गया, अब इसके बाद में जीसस क्राइस्ट है ना, अब लोग मानते हैं कि वो तो हमेशा है, तो यानी कि क्या कि वो वाला जो एरा है, वो वाला जो समय है वो कॉमन एरा कहलाता है, और उनके पहले, उनके जन्म से पहले का समय क्या कहलाता है, बिफोर कॉमन एरा कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसके ईयर्स को भी समझ सकते हो, ठीक। तो ये 10,000 BCE तक क्या चला, अपना स्टोन एज चला। स्टोन एज के बाद में जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है ना। कौन सा सिविलाइजेशन आ जाता है, इंडस वैली, ठीक है। अराउंड 2700 से 1600 तक क्या चलता है, अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन चलता है। 2700 BCE से 1600 BCE तक अपना चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी, पूरा एक वीडियो उसके ऊपर बना हुआ है। तो अगर आप NTSC के अलावा भी कोई दूसरी एग्जाम भी दे रहे हो जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको काम है, तो आप बिल्कुल वो वीडियो देख सकते हो, एकदम बढ़िया से हमने पूरी चीज़ें उसके अंदर समझी है, ठीक है। अभी जो 1600 के बाद वाला पीरियड है ना, 1600 के बाद वाला पीरियड मतलब अराउंड 1500 से आप अराउंड 1000 तक आप समझ लो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है, वैदिक पीरियड, ठीक है। कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है, वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये अर्ली वैदिक पीरियड जो है ना, यहाँ पे कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है, मैं लिख देती हूँ, वैदिक पीरियड यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है। ये वैदिक पीरियड रहता है। अब वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, वैदिक पीरियड में सबसे पहला वेद जो लिखा गया था वो ऋग्वेद लिखा गया था, है ना। हम जानते हैं, हमने बात की थी, पूरा एक वीडियो जो है वो वैदिक पीरियड के ऊपर बना हुआ है, तो उसमें आप देखना कि शुरुआत में जब हमने बात की थी वैदिक पीरियड की, तो उसके अंदर हमको ऋग्वेदा के बारे में बताया गया था कि ऋग्वेद लिखे गए थे उस समय पे, है ना। फिर ऋग्वेद, वैदिक पीरियड में ऋग्वेद आ जाता है। फिर जो लेटर वैदिक पीरियड होता है, यानी कि ये 1000 के बाद वाला, यहाँ से क्या शुरू होता है, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में आप क्या समझ सकते हो कि जो बाद के 3 वेदा थे, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 वेद लिखे गए थे। समझ आई बात। तो अभी सबसे ओल्डेस्ट वेद अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, ऋग्वेद होगा, नो डाउट क्या होगा, ऋग्वेद होगा। हमारा आंसर चेक कर लेते हैं, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऋग्वेद इज द राइट आंसर। ये टाइमलाइन को लेकर अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि यार कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ना एक टाइमलाइन के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मैग्नेट ब्रेन्स का आपको मिल जाएगा, उसको अच्छे से देखना। कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री की पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम क्या करते हैं ना, जब पढ़ने बैठते हैं, जैसे NTSC का आप सिलेबस देखोगे तो NTSC का सिलेबस ऐसा है कि आपको ना चैप्टर्स के नाम, टॉपिक के नाम दे दिए, ठीक है। अब हिस्ट्री में आप टॉपिक के नाम देखोगे तो आपको लेटर वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, शुरुआत का वो स्टोनेज वगैरह से लेकर कुछ उन्होंने टाइटल डाला हुआ है ऐसे। फिर उसके बाद में गुप्ता डायनेस्टी उन्होंने टाइटल डाला हुआ है, महाजनपदास डाला हुआ है, अर्ली स्टेट्स डाला हुआ है। तो ऐसे नाम से कोई चैप्टर है नहीं, है ना, पूरी किताब में 6th से 10th तक की किताब में इन नामों से कोई चैप्टर नहीं है। हालांकि जो चैप्टर है वो कुछ और नाम से है, लेकिन कंटेंट उसके अंदर ये है ना। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा बताया इन डिटेल कि 6th क्लास की NCERT जो है उसके अंदर कहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली स्टेट्स, ये सब कहाँ पे मिलेंगे। 7th में आपको गुप्ता डायनेस्टी वगैरह ये सब कौन से चैप्टर में मिलने वाली है ना। और मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, ये सारी की सारी जो चैप्टर्स है वो आपको किसके अंदर मिलने वाले हैं, कहाँ पे आपको कंटेंट मिलने वाला है, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। NCERT में ही सब कुछ है, 6th से 10th के NCERT में ही सारा कुछ है टोटल, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि वो चैप्टर के नाम कुछ और है और कंटेंट के जो मेन थीम होती है उसके हिसाब से हमको सिलेबस के नाम दे देते हैं, है ना। तो वहाँ पर जाके आप एक बार सुन लेना, नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो डेट्स, हम कहते हैं ना डेट्स याद नहीं होती, तो हिस्ट्री डेट से ज़्यादा क्या है, एक पूरा इतिहास है, ठीक है, एक कहानी है कि ये हुआ। जैसे अभी मैं कह रही हूँ ना कि स्टोन एज हुआ, उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, फिर वैदिक पीरियड आया। तो जब आप
उस पूरी हिस्ट्री को इस लाइन से पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर चैप्टर में ऐसा बोला गया है कि इसके पहले वाले समय में ऐसा हुआ था। अब मान लो आपने वैदिक पीरियड पहले उठा लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा ही नहीं, तो वो वैदिक पीरियड वाले में भी ना बात करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स ना एकदम लाइन से पढ़ाए गए हैं, आपको एनसीईआरटी में भी लाइन से पढ़ाए गए हैं, और आपको लाइन से ही पढ़ना ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से समझना है तो। ठीक है, कि आपको हमेशा हमेशा चीज़ें याद रहे। डेट्स तो फिर अपने आप याद हो ही जाती है, आपको पता चल जाएगा ना कि किसके बाद में क्या हुआ, तो फिर डेट्स में तो आप गड़बड़ करने ही नहीं वाले, है ना। तो इस थीम के अकॉर्डिंग, या वो वीडियो ही आप देख लेना पूरी तरीके से, तो उसके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको एंशिएंट, मॉडर्न, ये अपनी मेडिवल हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, कहाँ पे क्या मिलेगा, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, सब एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो देख लेना अच्छे से। एक स्ट्रैटेजी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मन से इधर उधर हम हाथ पैर मारते रहते हैं, फिर नंबर नहीं आते तो चिढ़ मचती है ना। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले एक रिसर्च होना ज़रूरी है, जो मैंने आपके बिहाफ पे कर रखी है, और उसमें वीडियो भी बना रखी है, आपको जाके सिर्फ देखना है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है त्रिपाटिका इज रिलेटेड टू, ठीक है, त्रिपाटिका इज रिलेटेड टू। तो हमने बुद्धिज्म वाला जो चैप्टर हमने किया था, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, उसके अंदर हमने देखा था कि त्रिपाटिका जो है वो एक किताब जैसे आप समझ सकते हो, जो कि बुद्धा के जो एक डिसिपल थे, है ना, यानी कि जो बुद्धा को मानने वाले, बुद्धा के भक्ति आप समझ लो एक तरीके से, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या लिखे हैं, जो बुद्धिज्म के सरमन्स होते हैं, जैसे कि हिंदू में मंत्र वगैरह होते हैं, स्पीचेस वगैरह होती हैं, है ना, जो भी चीज़ें होती हैं, वैसे सरमन्स जो है बुद्धिज्म से जुड़े जो सरमन्स होते हैं वो उनके डिसिपल ने किसके अंदर लिखी है, त्रिपिटका में लिखी है। क्लियर है। तो ये किससे रिलेटेड हो गई, ये जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है, वैश्य से रिलेटेड नहीं है, सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आया। हर क्वेश्चन के साथ में मैं आपको कहानी सुनाते जाऊंगी। और देखो, मैं आपको कह रही हूँ कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है इसलिए अपने को याद है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार हमको तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, दिक्कत हो जाएगी, ये तो ऐसे क्या, हम तो नहीं दे रहे एनटीएससी, ऐसा हो जाता है कई बार, है ना। पर ऐसा नहीं करना है, पहली बार में किसी को भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपने कंसेप्ट वीडियो भले से आप पढ़ के आए हो, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो, तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको वीडियोस अलग से इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अभी तक भले इनके आंसर नहीं पता थे, लेकिन अब अगर आप इनके आंसर देख रहे हो, आज जब भी आप इनके आंसर देख रहे हो, तो ये आंसर अब कभी मत भूलना, है ना। अभी तक नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन अब जब देखा है तो इसके बाद अगर कोई पूछता है ना कभी, या इसके बाद ये पेपर में आ जाता है, या कभी भी आपको लाइफ में कोई भी पूछ ले, तो नहीं भूलना, ये आपको तब याद होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो बनाया है इसलिए जा रहा है ना। नहीं तो आपके पास में भी क्वेश्चन पेपर्स तो अवेलेबल है पुराने पुराने, है ना। मेरे कराने का क्या मतलब है, तो मेरे कराने का मतलब ये है कि आपको आंसर्स के कारण क्या है, ये आंसर हम क्यों लिख रहे हैं, क्या इनके पीछे की कहानी है, ये मैं आपको फिर से समझा दूँ। आपको अभी तक नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब मैंने आपको रीज़न बता दिया, आंसर बता दिए, तो अब अगली बार मत भूलना, है ना, अगली बार याद रहना चाहिए। ठीक, क्लियर। तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच डायनेस्टी स्टार्टेड कॉइन्स विद द वीणा एम्बलम, है ना, कौन सी डायनेस्टी ने सिक्के बनाना शुरू किए थे जिसके ऊपर वीणा को एज ए एम्बलम रखा था। जैसे कि हमारा एम्बलम क्या है, नेशनल एम्बलम टाइगर वाला है ना, 3, है ना। तो अभी हाल फिलहाल में, लेकिन उस समय पे या फिर कौन सी डायनेस्टी के समय पे कॉइन के ऊपर एम्बलम के तौर पे वीणा को बनाया गया था, है ना। तो जब भी आपसे पुराने समय में या डायनेस्टी में वीणा की बात हो, तो हमने गुप्ता डायनेस्टी के अंदर समुद्रगुप्त की बात की थी। ठीक है, पूरी वीडियो उसके ऊपर भी बनी हुई है, समुद्रगुप्त की बात की थी। और हमने समुद्रगुप्त के बारे में ये भी पढ़ा था कि वो काफ़ी अच्छे वीणा प्लेयर थे, है ना। तो वो काफ़ी अच्छे वीणा प्लेयर थे ना, तो उनको जैसे क्या होता था कि पुराने समय में जो भी राजा होते थे, वो कुछ भी अगर बनवाते थे ना, तो वो इस तरीके से बनवाते थे जिसमें कहीं ना कहीं उनकी निशानी छूटी रहे, है ना, मतलब कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड रहे। ठीक है, जैसे कि आपने जहांगीर के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो उनकी वाइफ थी उसको लेकर वो कॉइन वगैरह के ऊपर उनके नाम वगैरह छपवाते थे, है ना, एक तरफ उनका नाम पीछे जहांगीर का नाम, ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसे ही ये समुद्रगुप्त जो थे ना, इन्होंने क्या किया था कि वीणा, काफ़ी अच्छे वीणा प्लेयर थे ये, तो इन्होंने कॉइन के ऊपर वीणा को एज ए एम्बलम बना के
लगवाया था ताकि उन याद रहे लोगों को कि यार ये समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी हम याद कर पा रहे हैं ना, है ना, कि समुद्रगुप्त वीणा प्लेयर थे इसलिए कॉइन पे उन्होंने वीणा छपवाया, तो ऐसे उनकी मेमोरी के लिए। अगर नहीं बनवाते वो चीज़ आज हम पढ़ भी नहीं रहे होते, फालतू के सिलेबस बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, पर अब पढ़ना तो है ही, है ना। तो उस समय पे उन्होंने क्या किया था, कॉइन के ऊपर वीणा का एम्बलम बनाया था, समुद्रगुप्त ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो अपनी मेमोरी रखना चाहते थे, ठीक है। अब समुद्रगुप्त तो मैम यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन में तो समुद्रगुप्त है ही नहीं। अरे भाई समुद्रगुप्त नहीं है लेकिन गुप्त तो है ना, गुप्ता तो दिख रहा है पीछे अपने को, तो डायनेस्टी तो अपन सरनेम से ही निकाल लेते हैं, है ना। अब अपना आ गया पृथ्वीराज चौहान की डायनेस्टी आ गई, तो जाहिर सी बात है राजपूत डायनेस्टी होगी, है ना, चौहान राजपूत डायनेस्टी होनी है ना, ठीक है। हर्षवर्धन वाली डायनेस्टी होगी तो वो वर्धना डायनेस्टी होगी, समुद्रगुप्त वाली डायनेस्टी हुई तो अपनी गुप्ता डायनेस्टी है, ठीक है। अपनी अशोक वाली डायनेस्टी हुई तो मौर्यन डायनेस्टी है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नाम पता हो तो डायनेस्टी तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं सरनेम से निकाल के, ठीक। तो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था ये चीज़, और समुद्रगुप्त की जो डायनेस्टी थी उसको क्या कहा जाता था? गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता था। आई होप क्लियर है। इन डिटेल में मैं आपको आंसर्स करवा रही हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ टिक करके हम आगे भाग रहे हैं, है ना, रीजन के साथ हम कर रहे हैं, याद रखना, भूलना मत। प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटर्न बाय, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? ठीक है, तो हमने ना प्रशस्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अच्छा, प्रशस्ति क्या होती है? तो प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, आपने सुना है ना, प्रशंसा मतलब क्या करना? किसी की तारीफ करना। तो ऐसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय पे जो राजा लोग होते थे वो अपने कोर्ट में जो पोएट वगैरह होते थे, यानी कि उनके दरबार में जो पोएट वगैरह बैठे होते थे, उनसे क्या करते थे? अपने बारे में प्रशस्ति लिखवाते थे। या कई बार जो कोर्ट के पोएट होते थे वो खुद ही अपने राजाओं को लेकर प्रशस्ति लिखते थे, यानी कि क्या, उनकी तारीफ में लिखते थे, है ना। अब वो प्रशस्ति क्या होती थी ना, कि तारीफ में होती थी। तो हो सकता है राजा बुरा हो फिर भी वो कोर्ट का पोएट अच्छी बातें ही लिखता था उसके बारे में, है ना, ताकि रिटर्न में क्या मिले? राजा खुश हो कि वाह तुमने मेरे बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी, हम खुश हुए तुमसे, लो सोने की चेन, लो मोतियों की माला, ऐसा, ठीक है। तो वो कोर्ट के जो पोएट होते थे वो प्रशस्ति लिखा करते थे अपने राजाओं को लेकर, उनकी अच्छी अच्छी बातें जो है वो प्रशस्ति में बताया करते थे। क्लियर है? तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, है ना, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेना ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? हरिसेना ने लिखी थी। अच्छा, ये जो आर्यभट्ट है, विष्णु शर्मा को तो अभी छोड़ दो, आर्यभट्ट और कालिदास, इन दोनों ने भी किसी राजा को लेकर प्रशस्ति लिखी थी। आपको इस क्वेश्चन के अंदर 3 काम करने हैं, है ना। इसका आंसर तो मैंने बता दिया कि प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने थी, ठीक है, तो हरिसेना ने लिखी थी। अब ये ऐसे हरिसेन भी आ सकता है और हरिसेना भी आ सकता है, स्पेलिंग जो है वो हरिसेना भी हो सकती है। क्या हो सकती है? हरिसेना भी हो सकती है, ठीक है। तो स्पेलिंग कभी ऐसी आ जाए तो घबराना मत, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 काम करने हैं। एक तो ये कि बता तो मैंने दिया कि हरिसेना ने लिखी है, तो किसके लिए लिखी है, ठीक है, राजा कौन था जिसमें उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा की प्रशंसाएं की है ना, तो किसके लिए लिखी है ये आपको बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि आर्यभट्ट, हाँ चलो ठीक है, अभी तो 3 मत बताओ, 2 ही बता दो। ये जो अपने हैं हरिसेना ने किसके लिए प्रशस्ति लिखी थी और कालिदास ने किसके लिए प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है। ये 2 काम आप कर दो इस क्वेश्चन के अंदर। देखती हूँ मैं कमेंट्स में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अच्छा, मैंने ना पिछले वाले वीडियो में आपको बोला था, बच्चे ना एकदम परेशान हो गए थे पूरी तरीके से कि यार रिया मैम तो वीडियो ही नहीं लेकर आ रही है एनटीएससी की, रिया मैम तो वीडियो ही नहीं लेकर आ रही है एनटीएससी की। तो अभी क्या है, अपन 10th बोर्ड के अंदर लगे हुए थे, है ना, अभी भी लगे हुए हैं, पर एकदम सारा कुछ अपना फोकस उधर ही था क्योंकि आपकी एग्जाम्स की डेट्स वगैरह काफ़ी जल्दी आने वाली थी। एनटीएससी तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, अभी डेट वगैरह कुछ ऐसे आई नहीं है ना। तो वो क्या है, अपन इसके अंदर लगे हुए थे। अब जब वीडियो रिलीज़ करना शुरू हुए एनटीएससी के वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो मैंने ना आपसे कई सारे सवाल पूछे उसके अंदर, तो उनके जवाब ना कमेंट्स में दिखने चाहिए, ठीक है। मतलब मेहनत ना दोनों तरफ से जब होगी तभी काम चलेगा और तभी अपनी एग्ज़ाम निकलेगी। एक तरफ से मेहनत करने से एग्ज़ाम नहीं निकलती, है ना। मैं तो आपको यहाँ से सारा कंटेंट दे दूंगी, लेकिन आपको भी उधर से उतना एफर्ट लगा के जो मैं पूछ रही हूँ वो भी आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने क्या किया था कि आपको, जैसे मैं अभी कह रही हूँ ना कि हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन पहली बार आए हो या आपने इनके बारे में पढ़ा ही ना हो, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है वो वाली, तो हो सकता है ये केस भी। लेकिन हमने क्या किया था कि अगर आप एक बार देख रहे हो तो अगली बार भूलो ना इन क्वेश्चंस को, है ना। तो मैं जैसे आगे बढ़ते जा रही थी तो फिर पुराने वाले क्वेश्चंस
के बारे में फिर से आपसे पूछते जा रही थी और बोला था कमेंट्स में बताना, है ना। तो मैं फिर से वही वाली चीज़ यहाँ पर भी करूँगी, जैसे अभी अपन ने 4 क्वेश्चन किए, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा आगे जब अपन बढ़ जाएंगे तो फिर से पूछूंगी कि इनका जवाब क्या था, इनका जवाब क्या था। तो कॉमेंट्स में आपको बताना है, ठीक है, कमेंट्स में बताना है और अच्छे से एमसीक्यूज करने हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल भी टालम टोली इसके अंदर नहीं करनी है। कोई सा भी क्वेश्चन उठ के इससे डायरेक्टली आ सकता है, ठीक। तो अभी अपन पूछते चलेंगे और कमेंट्स में दिखने चाहिए आंसर्स अपने को, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। हु रोट पद्मावत? पद्मावत किसने लिखी थी? संजय लीला भंसाली ने नहीं लिखी है, उन्होंने डायरेक्ट की है, ठीक है, वो अपनी स्टोरी है अलग, ठीक। मेन पद्मावत की जो कहानी है, जो रानी पद्मावती की कहानी है, वो किसने लिखी थी? हमारे जो पुरानी किताबें हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उनके अंदर पद्मावत की कहानी किसने लिखी थी? पहली बात तो ये तो सब जानते हैं कि पद्मावती जो रानी थी, ठीक है, चित्तौड़गढ़ की, उन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर अटैक किया तो वो रानी पद्मावती को अपने कब्जे में करना चाहता था, और राजपूत तो ये चीज़ बिल्कुल सहन कर नहीं सकते। बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ था कि मुस्लिम्स और राजपूत के मैरिज टाइज बने थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ वॉज अ ओनली प्लेस जहाँ पर महाराणा प्रताप के परिवार ने कभी मुस्लिम से टाई नहीं किए थे, है ना। मतलब मुस्लिम्स इन द सेंस मुगल अलग है, मुस्लिम्स को अलग रखना। अभी मुगल जो है वो बाहर से आए हुए थे, है ना, तो मुगलों से उन्होंने कभी भी टाइज नहीं किए थे, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हिस्ट्री पढ़नी है तो वो चीज़ समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ की जो महारानी थी, रानी पद्मावती, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक मुग़ल एम्परर था, तो वो जब यहाँ आया, उसने देखा, उसको पता चला कि अरे ये तो काफ़ी बढ़िया है, तो वो अपने कब्ज़े में उनको लेना चाहता था। तो चित्तौड़गढ़ पे जब उसने अटैक किया तो रानी पद्मावती के जो हस्बैंड थे वो उसमें घायल हो गए, मतलब उनकी मृत्यु ही हो गई थी, क्योंकि खिलजी ने जो है वो धोखे से उनको मारा था। वो ऑलमोस्ट जीत चुके थे, लेकिन खिलजी ने फिर से धोखा किया और फिर उनको धोखे से मार दिया। जब पद्मावती जी को पता चला कि उनके हस्बैंड जो है वो मर चुके हैं या मृत्यु हो चुकी है उनकी, शहीद हो चुके हैं वो, तो फिर उन्होंने बाकी सारी जितनी भी दासियाँ थी, जितनी भी लेडीज़ थी, क्योंकि पूरी की पूरी सेना हार चुकी थी चित्तौड़गढ़ की, तो फिर सब ने मिलकर क्या किया था? जौहर किया था। जौहर मतलब एक पूरा कुंड था जिसके अंदर आग लगा के सारी की सारी औरतें जो है वो जौहर में समर्पित हो गई थी। यानी कि हम जो है राजपूतों में ये चीज़ शुरुआत से रही है कि एक बार अगर किसी के यहाँ चले गए तो फिर वो वहीं रहेंगे और किसी दूसरे के हाथ में नहीं आएंगे। एंड इवन मुगल्स जो कि बाहर के थे, है ना, और वो उन पे कब्जा करने चाहते थे, तो फिर ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी थी। इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसे उनके कब्जे में होने से अच्छा क्या करें, हम अपना शरीर ही त्याग दें और अग्नि को समर्पित हो जाए, है ना। तो ये पूरी कहानी जो है वो किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जयसी ने लिखी थी, ठीक है। पद्मावत की जो पूरी कहानी है वो मलिक मोहम्मद जयसी ने लिखी थी। आंसर चेक कर लेते हैं हम, आंसर इज़ वेरी मच राइट, ठीक है, क्लियर है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़गढ़ की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन, ठीक है, हल्दी घाटी का बैटल कहाँ पर लड़ा गया था, ये हमको बताना है। तो कहाँ पर नहीं हल्दी घाटी में ही लड़ा गया था, वो तो कब लड़ा गया था ये हमको बताना है, ठीक है। तो हल्दी घाटी का बैटल जो है वो 1576 एडी में लड़ा गया था। अब एडी क्या है? एडी समझ लो कि यहाँ तक जो हमारी टाइमलाइन है उसके अंदर जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका था, है ना, और इसके नीचे वाली जो टाइमलाइन है वो क्या आती है? एडी आती है, क्लियर है। तो 1576 की बात है, हल्दी घाटी का बैटल लड़ा गया था। किन दोनों के बीच में लड़ा गया था? किन दोनों के बीच में लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, हल्दी घाटी का बैटल। क्योंकि अकबर का ऐसा था ना कि मुगल जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने धीरे धीरे करके ना सारे के सारे एरियाज़ पे कॉन्कर करना शुरू किया, ठीक है। जब उन्होंने कॉन्कर करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने उनके साथ में टाइज बना ली। अब जैसे अकबर की एक स्ट्रैटेजी थी कि जब भी वो किसी को कॉन्कर करता था ना, या फिर किसी के ऊपर जीत पाता था, फतेह पाता था, तो उसको अपना बना लेता था। ऐसे हमने बहुत सारे राजाओं के इसमें देखा है ना कि लड़ाई हो गई तो बस उनको बेइज्जती करेंगे, उनको भगा देंगे, है ना, उनको बिल्कुल अलग कर देंगे या उनका अपमान करेंगे, ऐसी चीज़ें किया करते थे। लेकिन अकबर की ये स्ट्रैटेजी नहीं थी। मुगल एम्पायर का इतने लंबे समय तक चलने का कारण ही ये था कि वो अपने दुश्मन को भी अपना बना के रखते थे,
ठीक है, एक बार हरा दिया, हार गए तो फिर उनके साथ में हाथ मिला लेंगे और फिर साथ में मिलके काम करेंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि लंबे समय तक अगर रहना है तो किसी की बेइज्जती या अपमान करके नहीं रह सकते, सामने वाले को उसका सम्मान दे दो और उसको बोलो कि भाई तुम तुम्हारे राजपाट में काम करते रहो, बस ये है कि लीडरशिप ऊपर से हमारी रहेगी, तुमको हमारी सुननी पड़ेगी, ऐसा। तो ये अकबर और उनके जो एक दो पीढ़ियों और तक आगे की स्ट्रैटेजी रही। लाइक शाहजहाँ, जहांगीर, उसके बाद में औरंगज़ेब ने तो सारा बंटा ढारी कर दिया था। ठीक है, वो तो अलग ही किस्म का आदमी निकला, तो फिर वो मुगल एम्पायर पूरा ध्वस्त होने लगा था। ठीक है, तो अकबर का ये मानना था। अब अकबर के समय पे जो मेवाड़ वाला हिस्सा था, मेवाड़, अकबर ने सब कुछ कॉन्कर किया, अकबर कभी मेवाड़ वाला हिस्सा कॉन्कर नहीं कर पाया। मेवाड़ वाला जो हिस्सा था उसमें कौन थे राजा, जो थे कौन लीड कर रहे थे, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप ने ये चीज़ कभी नहीं बोली या नहीं माली, अपमान करता हो या नहीं करता हो, हमको मुगल एम्पायर के अंडर जाना ही नहीं है, आखिरी दम तक लड़ेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, लेकिन कभी भी मुगल एम्पायर के अंडर हम नहीं जाएंगे। तो फिर इन लोगों का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि था अराउंड 1576 AD। याद रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सही है हमारा आंसर, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु वॉज शिवाजीज मदर, शिवाजी की मदर कौन थी। तो ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने पढ़ा था शिवाजी वाले चैप्टर में, जिसके अंदर, हाँ, वो जो आपकी वीडियो है ना उसी के अंदर आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो शिवाजी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, शिवाजी ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, सब कुछ। ठीक है, तो कब उनका जन्म हुआ था, किससे उन्होंने लड़ाई की थी, साउथ वाले हिस्सा में थे, डेक्कन वाले हिस्सा में थे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते थे, बचपन उनका कैसा बीता, बड़े होकर सारी चीज़ें कैसे निकली, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, शिवाजी को लेकर। तो अब शिवाजी की मदर और फादर दोनों की हमने बात की थी। ठीक है, ये आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, नहीं 7th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, है ना। तो 7th क्लास के एनसीईआरटी में आप देखोगे तो शिवाजी के बारे में बताया हुआ है कि उनकी माता जो है उनका नाम था जीजाबाई। ठीक है, और जीजाबाई इनकी माता का नाम था, और इनकी जो पिताजी का नाम था वो आपको बताना है। ठीक है, कुछ तो काम करो यार, मेहनत करो, मेहनत करो, कमेंट्स में दिखना चाहिए मेरे को। शिवाजी, वीर शिवाजी के पिताजी का नाम आपको बताना है, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। पिताजी और माताजी दोनों के नाम हमने डिस्कस किए थे। माताजी का नाम ये रहा, मान लो कभी क्वेश्चन में पिताजी का नाम आ गया तो फिर पिताजी को हम क्यों छोड़े, है ना। और पता भी होना चाहिए भैया, हमारे वीर शिवाजी हैं, है ना। तो उनका नाम सर्च करके आप कमेंट्स में बताना, या फिर वो वीडियोस भी देख लेना थोड़ा सा मेहनत करके, अगर नहीं देखी है तो। सारे उसी में से, सारे उसी में से क्वेश्चन, सब क्वेश्चन उसी में। मैंने नहीं बनाए ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन मैं देख रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए। ठीक, विच रूलर्स रेन इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, ये भी मैंने आपको बताया था जब हमने मुगल एम्पायर की बात की थी। मुगल एम्पायर पे भी वीडियो एक पूरा बना हुआ है ना। तो मुगल एम्पायर की जब हमने बात की थी, जब मैंने आपको सारे जो मुगल एम्परर थे उनके बारे में बताया था, सारे जो मुगल एम्परर थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो अकबर का एरा था ना, ठीक है, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में शाहजहां, जहांगीर और फिर औरंगज़ेब, है ना। तो जो अकबर वाला एरिया था ना, एरा था, मतलब जो अकबर का समय था, वो इट वाज फुल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजीज, आगे बढ़ना, चीज़ों को कैसे संभालना है, ये सब कुछ बेस्ट थी। ठीक है, तो अकबर का समय को आप एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी वाला जान सकते हो। वो बहुत दिमाग लगाता था एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई कि बिल्कुल मुगल एम्पायर एकदम फ्लो में चलने लगा था। आने वाले राजाओं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ जो तरीके इन्होंने लागू किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उसी तरीके से चलते रहते तो और लंबे समय तक चलते। पर फिर वो औरंगज़ेब ने सब कुछ ख़राब कर दिया था। ठीक है, तो अकबर का एरा जो था ना, वो बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन वाला था। फिर जो शाहजहां वाला एरा था, ठीक है, तो शाहजहां ने क्या किया था, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। ठीक है, आर्किटेक्चर बहुत सारे बनाए थे। तो अगर ऐसा आ जाता है विच रूलर्स रेन इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चरल रेन ऑफ मुगल एम्पायर, है ना, तो आपको क्या लिखना है, शाहजहां। लेकिन अब जब पेंटिंग की बात हो रही है तो पेंटिंग के अंदर कौन आ गया था, जहांगीर। वो काफ़ी ज़्यादा मन लगता था उसका पेंटिंग में, जहांगीर जो है वो पेंटिंग बनाया करता था। आंसर इज जहांगीर। क्लियर है। तो जहांगीर, अगर पेंटिंग के बारे में बोला जाए तो जहांगीर आंसर आना चाहिए भैया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, कौन से साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी। तो जब हमने मॉडर्न इंडिया की बात करना शुरू की थी, या फिर मेडिवल ही कहीं पे ख़त्म किया था,
तो हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एलिजाबेथ वन के द्वारा भेजी गई थी, है ना। क्यों भेजी गई थी? क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि इंडिया वाला जो रास्ता है यहाँ पर पोर्टुगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच ये लोग काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे, है ना। तो ट्रेड करने के लिए उन्होंने एक चार्टर लागू किया जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे अलाउंस दी कि भैया ये लोग जा सकते हैं और इंडिया की तरफ वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 31 दिसंबर 1600 AD। ठीक है, तो 1600 AD तो आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसी बात हो तो 1600 AD याद रखना है। और डेट भी मैंने आपको बता दी क्या है, 31 दिसंबर। ठीक है, क्लियर है? 31, 12, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु वॉज द लास्ट मुगल किंग? मुगलों का सबसे आखिरी जो किंग था वो कौन था? तो हमने मुगल एम्पायर की जब बात की तो हमने ये लास्ट में पढ़ा था कि औरंगजेब के बाद वाले जो रूलर्स थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे जितने औरंगजेब के पहले वाले रूलर्स थे, है ना। औरंगजेब ने सब लोगों से बिगाड़ ली थी और पूरी तरीके से जो है वो मुगल एम्पायर डिक्लाइन पे होते चले गया था। लास्ट में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था विद ब्रिटिशर्स, है ना। उस समय पे जो मुगलों का लास्ट किंग था वो था बहादुर शाह जफर टू। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर टू ने 1857 के रिवॉल्ट में जो है वो भागीदारी दी थी। फिर ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए थे और जीतने के बाद में उन्होंने इसको मतलब देश निकाला कर दिया था। फिर फाइनली अराउंड 1862 जो है वो इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। तो ये क्या है, हमारे लास्ट मुगल किंग थे, जो मुगल एम्पायर यहाँ पे सेटअप था उसके लास्ट किंग बहादुर शाह जफर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड सब्सिडरी लाइन्स? अच्छा, गवर्नर जनरल किसने शुरू किया था, ये तो बात की बात है। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, मैम थोड़ा सा ये समझा दो। तो सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या होता है कि ऐसा था कि जब इंडिया जिस समय पे ब्रिटिशर्स वगैरह आ गए थे और उसके पहले से ही शुरुआत से प्रिंसली स्टेट्स काफ़ी सारे थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स काफ़ी सारे थे, मतलब वहाँ पर शुरुआत से राजे रजवाड़े जो है वो राज करते हुए आ रहे थे, है ना। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सोचा कि प्रिंसली स्टेट्स को क्या करो, उनके हिसाब से काम करने दो, बस उनके राजाओं को अपने साथ में आना जाना लगा रहेगा राजाओं का, और राजाओं को अपन बहलाते रहेंगे, उनके हिसाब से काम करने देंगे तो राजा खुश रहेंगे और वो अपनी प्रजा को संभालते रहेंगे। तो राजाओं की जो प्रजा है वो हमारे खिलाफ कभी भी रिवोल्ट नहीं करेगी क्योंकि राजा से हमारी दोस्ती रहेगी, है ना। तो राजा से ऐसी दोस्ती ब्रिटिशर्स ने कर रखी थी। तो प्रिंसली स्टेट्स कुछ इस तरीके से काम कर रहे थे। बाकी जो दूसरे रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के अलावा दूसरे रूलर्स थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो कंटिन्यूसली ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स में से एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो दूसरे रूलर्स से, इंडिया के दूसरे रूलर्स से बिना कंपनी ऑफिशियल की परमिशन के बातचीत नहीं कर सकते, कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते, कोई भी एजेंडा नहीं निकाल सकते या कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर उनको दूसरे रूलर से बातचीत करनी है, नेगोशिएशन भी करना है, तो उनको कंपनी के ऑफिशियल से इसके रिगार्डिंग जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको क्या कहा गया, सब्सिडरी अलायंस कहा गया। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया था, कौन से गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? ब्रिटिशर्स का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ले, इसने शुरू किया था। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सही है भैया हमारा आंसर। आनंद मठ वॉज रिटर्न बाय, बताया था मैंने ये चीज़ आपको। ठीक है, आनंद मठ के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी जब हमने एनटीएससी की वीडियोस बनाई थी, तो उसके अंदर आनंद मठ की हमने जब बात की तब हमें पता चला कि आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि क्या क्या परिस्थितियों में ब्रिटिश रूल इंडिया में रहा, है ना। लोगों के ऊपर क्या पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई, क्राइसिस आई, कैसे उन्होंने लोगों ने डील किया, है ना। तो आनंद मठ के अंदर लिखी गई थी ये सारी बातें। किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु एस्टैब्लिश्ड द खालसा ऑर्गेनाइजेशन? खालसा ऑर्गेनाइजेशन किसने एस्टैब्लिश किया था? तो यार ये कौन सी बात है पता है आपको? ये बात हो रही है जब मेडिवल पीरियड खत्म होने वाला होता है, तो उसके अंदर हमने 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ी थी। एक तो मराठा, एक सिख और एक जाट।
ठीक है। ये 3 ग्रुप्स के बारे में हमने बात की थी, इसके ऊपर वीडियो पूरा बना हुआ है। मराठा की जिसमें हमने बात की थी उसके अंदर हमने वीर शिवाजी के पेरेंट्स, कैसी उनकी लाइफ रही, सब कुछ हमने देखा था। ठीक है। सिख के अंदर जो हमने बात की थी उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जो सिख लोग थे उन्होंने मुगलों से लड़ाई की थी, है ना। सिख के समय तक औरंगजेब जो है वो पावर में आ चुका था, तो औरंगजेब से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की। शुरुआत जो है वो खालसा ऑर्गेनाइजेशन की किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, ताकि वो ब्रिटिशर्स से सॉरी मुगलों से क्या कर सके? लड़ सके, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, गुरु गोविंद सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन कांग्रेस ऑफ फर्स्ट सेशन या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, है ना। तो कांग्रेस का सबसे पहला सेशन या फिर कांग्रेस की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है। मुंबई में सबसे पहली कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको लीड जो है या फिर प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी आंसर है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने सबसे पहली सेशन कांग्रेस की जो थी उसको लीड किया था, यानी कि वो उसके प्रेसिडेंट थे। आंसर देख लेते हैं, आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज वाज। सत्यशोधक समाज की फाउंडर कौन थे? ठीक है। तो सत्यशोधक समाज क्या है? सत्यशोधक समाज का मतलब ट्रूथ सीकर, है ना, यानी कि सत्य को ढूंढने वाले, यानी कि सत्य की जांच करने वाले, उसको समझने वाले और वही चीज़ समाज के सामने लेके आने वाले। ये समाज एस्टेब्लिश की गई थी, किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, जो हमारे वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स रहे एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। ठीक है। ज्योतिबा फूले के बारे में आप बहुत सारी जगह पर बहुत सारा कुछ पढ़ने में आपको मिलेगा। ठीक है। आपके जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर भी आपको नाम जो है वो ज्योतिबा फूले का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिट ऑफ मेजरिंग नॉइस। नॉइस ये वॉच वाला नॉइस नहीं है, अपनी कंपनी तापसी पन्नू वाली नॉइस ये नहीं है। नॉइस मतलब जो अपनी आवाज़ होती है ना, आवाज़, जैसे मैं बोल रही हूँ या फिर आप कुछ सुन रहे हो, तो इसको मेजर करने की यूनिट कौन सी है? अब देखो, मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता, है ना, तो नॉइस सेंटीमीटर में तो नहीं मेजर की जाएगी। ठीक है। सेल्सियस में तो अपना टेम्परेचर मेजर होता है, मिलीबार में भी नहीं मेजर की जाएगी। डेसिबल ही आपने कई बार सुना है, आप 10th क्लास तक आ गए हो तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें अपने आप याद रहती है ना। डेसिबल हमने सुना है कि डेसिबल में ही नॉइस मेजर की जाती है। अराउंड 66 से 65 हर्ट्ज तक की जो डेसिबल की जो नॉइस होती है वो क्या रहती है? वो नॉर्मल नॉइस रहती है, आप सुन सकते हो उसको। ठीक है। तो डेसिबल हमने मालूम है हमको, फिजिक्स में हमने बहुत सारी जगह पर पढ़ा है, सोशल में भी आपको कहीं पर आ गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरिंग नॉइस अपना हो चुका है। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, है ना। अब देखो, मान लो आपको इसका भी आंसर नहीं पता, है ना, तो अब इसका चिपको मूवमेंट का आंसर आपको कैसे बता सकते हैं? चिपको मूवमेंट क्या था पहले तो ये समझो। चिपको मूवमेंट ऐसा था कि ना पूरा का पूरा जो पहाड़ी एरिया था उसके जो पेड़ वगैरह थे उनको क्लियर करने की बात की जा रही थी, है ना। वहाँ के लोगों को समझ में आया कि यार ये वाले पेड़ तो हमको काफ़ी सारा कुछ देते हैं, है ना, टिम्बर और जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो हम इन जंगलों से ही लेते हैं, तो हम इसको क्यों काटने दें। तो लोग जो है वो आगे आए और वो सारे के सारे अपने जो पेड़ हैं उनसे चिपक के खड़े हो गए, ऐसे हक कर करके खड़े हो गए कि अगर इन पेड़ों को काटना है तो हमको भी काट के आपको इन पेड़ों को काटना पड़ेगा। ऐसा तो चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था? पहाड़ी इलाकों में शुरू हुआ था। ठीक है। जो पहाड़ों पर जो पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को शुरू की थी। तो देख लो कौन से स्टेट में पहाड़ होते हैं? कर्नाटका में होते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होते हैं क्या? नहीं। केरला में होते हैं क्या? नहीं। उत्तराखंड में होते हैं ना, है ना, अपने ऊपर वाली साइड में आता है ना, नॉर्थ में उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड की बात है ना। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? 10th क्लास में अपना जो चैप्टर है फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ करके, वो वाले चैप्टर में आपको चिपको मूवमेंट के बारे में बताया गया है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर बताया गया है कि कैसे कम्युनिटी जो है वो कंजर्वेशन के लिए आगे आई थी फॉर फॉरेस्ट, है ना। तो वहाँ पे आपको चिपको मूवमेंट के बारे में भी इन डिटेल बताया हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, सब कुछ। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से कैलकुलेट होता है? तो ये ज्योग्राफी जो हमने कवर की थी एनटीएससी के लिए, इंडिया और टाइम मैप वगैरह और ग्लोब वगैरह, ग्लोब के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, है ना। ग्लोब का पूरा एक चैप्टर बना हुआ है जिसके अंदर हमने देखा था कि कौन सा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो इंडिया का है। ठीक है। तो जैसे ग्लोब है ना,
ग्लोब। अब ग्लोब के ऊपर क्या है, अलग अलग टाइम मेरिडियंस बने हुए, अलग अलग जोन्स बने हुए, जिसको स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अब इंडिया जो है वो मान लो यहाँ पर कहीं पर पड़ रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया से जाता हुआ एक जो बीच से जाता हुआ एक मेरिडियन रहेगा या फिर लॉन्गिट्यूड रहेगा, उसको क्या माना गया है, उसको माना गया है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, क्योंकि टाइम जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से या फिर कहा जाए तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चेंज होता है ना, कि जैसे यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड है तो इस पर टाइम अलग रहेगा, हर 4 डिग्री से कुछ मिनट का टाइम जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड है, अब इंडिया तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है मान लो, और इसके बीच में मान लो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेंगे जब तक तो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा ना, तो एक ही देश में अलग अलग टाइम हम कैसे मानेंगे यार, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर आप ट्रेन के टाइम टेबल, फ्लाइट के टाइम टेबल, या ऐसे भी नॉर्मल चीज़ें, या किसी को आप गुजरात में रह रहे हो, आपको ईस्ट में रहने वाले बंदे को हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो कैसे करोगे, टाइम का तो एक ही देश में डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ना हो इसलिए हमने क्या किया, एक लॉन्गिट्यूड को हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मान लिया, कि इधर से निकले तो 1 घंटा इधर आगे आ गए, इधर से निकले तो 1 घंटा इधर पीछे हो गए करके, वो सेम टाइम मेरिडियन जो है वो पूरे के पूरे देश में चलता है ना। तो वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर तो ये अच्छा इन्होंने ईस्ट ईस्ट ही दिया है, तो आप समझ सकते हो कई बार ना ऐसे वेस्ट भी लिख देते हैं या नॉर्थ भी लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं, हमारा जो लॉन्गिट्यूड रहेंगे वो सारे के सारे, इंडिया के सारे लॉन्गिट्यूड में आपको ईस्ट लिखा हुआ दिखेगा, और इंडिया के सारे लैटिट्यूड में आपको नॉर्थ लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि इंडिया किस जोन में आता है, नॉर्थ किस हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, क्लियर है। तो ये जो है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इंडिया का है, जो कि कहाँ से होते हुए जाता है, मिर्ज़ापुर से होते हुए जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ध्यान रखना, और लॉन्गिट्यूड ही होगा, लैटिट्यूड नहीं होगा, लैटिट्यूड से टाइम का डिफरेंस नहीं आता है, लॉन्गिट्यूड से आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में करीब 8 स्टेट से होते हुए जाता है, कितने स्टेट से होते हुए जाता है, 8 स्टेट से होते हुए जाता है। कौन कौन से स्टेट है, ये मध्य प्रदेश है अपना, गुजरात है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, राजस्थान है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हुए जाता है। अब ये इनमें से मैंने 3 स्टेट तो बोल ही दिए, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बचा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में, महाराष्ट्र है ना। तो महाराष्ट्र से होते हुए नहीं जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, महाराष्ट्र थोड़ा सा नीचे आ जाता है ना, देखो गुजरात से होते हुए निकला, अब यहाँ पे मैंने बोला गुजरात से होते हुए जाता है, तो इंडिया का जो मैप है गुजरात कहीं यहाँ पे पड़ता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऐसे होते हुए जाएगा। अब गुजरात के नीचे आता है अपना महाराष्ट्र, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा लाइन जाती है ना अपनी नीचे वाली, तो महाराष्ट्र तो इधर की साइड में आता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र सेम टाइम पे तो जा ही नहीं सकता ना, ये तो सीधे ऐसे निकल जाएगा, क्लियर है। अब इसके बीच में यहाँ पे छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, और गुजरात अपना जो है वो यहाँ पर बना हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अपना मध्य प्रदेश आ जाता है, क्लियर है। तो महाराष्ट्र से होते हुए तो जाना ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आंसर क्या है हमारा, महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की गंगा कौन सी रिवर को कहा जाता है। तो जो रिवर गोदावरी है वो साउथ से होते हुए जाती है, ठीक है, साउथ से होते हुए जाती है, और काफ़ी बड़ी है, ठीक है, काफ़ी बड़ी है, खूब ज़्यादा इसकी ट्रिब्यूटरी है, और इसका जो बेसिन है वो भी सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है, ठीक है। तो साउथ इंडिया की गंगा किसको माना जाता है, रिवर गोदावरी को, या फिर गोदावरी रिवर को, क्लियर है, याद रहेगा हमेशा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्टेट विद द मिनिमम फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, ऐसा स्टेट जिसमें मतलब सारे इंडिया में अलग अलग स्टेट है, सब स्टेट का जो एरिया है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट का है, यानी कि ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इतना परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट का है। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जितना एरिया है उसका 77% जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, यानी कि जंगल है, बढ़िया पेड़ पौधे और ये सब काफ़ी ज़्यादा है ना। अब सबसे कम वाला कौन सा स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश बताया ना, तो ऐसे सबसे कम वाला कौन सा है, तो सबसे कम वाला जो स्टेट है उसके अंदर अराउंड 1.2% ही अपना फॉरेस्टेड एरिया है, और वो जो रीजन है वो कहलाता है हरियाणा।
हरियाणा में फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है, इन्होंने सारे फॉरेस्ट काट दिए हैं और खेती करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया हो गया, हरियाणा हो गया। यहाँ पर जो पूरा टोटल एरिया है, लैंड एरिया है, उसका 1.2% एरिया ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉरेस्ट है, मतलब सबसे कम है सारे स्टेट्स को मिला के। According to 2011 census, which is the most densely populated state, 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है? अभी की जनगणना की बात नहीं की जा रही, 2021 की नहीं बात की जा रही है, 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। ये सेंसस का ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी? तो वो राज्य था बिहार। ठीक है, बिहार वो राज्य था, यहाँ पर करीब 1106 लोग हर स्क्वायर किलोमीटर पे पाए जाते थे। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम कंजस्टेड एरिया हो चुका था। तो बिहार जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जा रही थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल साइंस आर सर्टिफाइड बाय। ठीक है, कन्वेंशनल साइंस किसने बनाए? तो कन्वेंशनल साइंस के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने मैप्स की बात की थी। उसके अंदर हमने देखा था कि काफ़ी सारे ऐसे साइन बनाए हुए हैं जिसमें आप जैसे कि साइन को देख के समझ जाओ। अब जैसे मैप में हमको बताना है कि रिवर कहाँ से कहाँ तक जा रही है ना, तो वो रिवर के लिए क्या कर देंगे, ब्लू कलर का साइन बना देंगे, है ना। जैसे बहुत सारे हमने कन्वेंशनल साइन पढ़े थे ताकि मैप के अंदर आपको लिखना ना पड़े कि यहाँ से रिवर जा रही है, आप सिर्फ साइन लगा दो तो समझ में आ जाए कि भाई ये ब्लू कलर का हिस्सा है, यहाँ से क्या जा रही है, रिवर जा रही है। ठीक है, तो ये किसने बनाया? ये सर्वे डिपार्टमेंट ने बनाया। सर्वे डिपार्टमेंट ने क्यों बनाया? क्योंकि ये जो सारा कुछ मैप वगैरह का काम रहता है ये सर्वे डिपार्टमेंट ही देखता है ना। तो अब इसके अंदर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कोई काम नहीं है, ये काम किसका है? सर्वे डिपार्टमेंट का है। क्लियर है? आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज राइट, सी, सर्वे डिपार्टमेंट। क्योलाडियो घना बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है ये वाली बर्ड सेंचुरी? तो ये जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में ये बर्ड सेंचुरी है और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जो अलग अलग माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? जो सीजन टू सीजन ट्रैवल करते हैं। जैसे इस सीजन में इंडिया की साइड आए, फिर दूसरा जैसे सीजन चेंज हुआ तो फिर सारे को सारे झुंड में निकलते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, है ना। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहे जाते हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स को काफ़ी सहेज के रखा हुआ है कहाँ पर? राजस्थान के क्योलाडियो घाना बर्ड सेंचुरी में। क्लियर है? समझ में आई बात? तो राजस्थान वाली बात है भैया ये। बी ऑप्शन इज राइट। द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? रोड है, रेल है, वाटर है, एयर है, इनमें से कौन सा सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? तो सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो है वाटरवेज। वाटरवेज क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े जहाज होते हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े जहाज होते हैं और वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठे लेके जा सकते हैं ना। ठीक है, इतने सारे लोगों को इकट्ठे लेके जा सकते हैं, सामानों को भी इकट्ठे लेके जा सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, फ्यूल एफिशिएंट भी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल ऑफ दिस। यहाँ भी पेट्रोल लगेगा, यहाँ भी वो लाइट वाइट का सारा मसला रहता है, एयर ट्रांसपोर्ट तो महंगा है ही सही, है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीपेस्ट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा शिपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट से किए जाते हैं, है ना। कि पानी के साथ साथ में ही, पानी में मतलब पानी में बहा के नहीं, शिप वगैरह के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो सामान है उसको भेजा जा सके। यानी कि जैसे कोई से स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे सामान पहुंचाना है या फिर किसी बाहर वाले देश से यहाँ पर सामान लेके आना है तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट से पहुंचाया जाता है, ट्रैफिक भी नहीं होता, है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहता है। कौन सा ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द मेन गैस पाइपलाइन इज, तो हमने 3 गैस पाइपलाइन पढ़ी थी, है ना, 3 गैस पाइपलाइन पढ़ी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हजीरा जगदीशपुर वाली पाइपलाइन है वो काफ़ी मेन है, काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज को लिंक करते हुए जाती है। ठीक है, हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन है और बाकी तो ये पाइपलाइंस का नाम लिखा है बरौनी हल्दिया ही है। ठीक है, बाकी ये वाली पाइपलाइन हमने नहीं पढ़ी, है ना। तो ये जगदीशपुर और हजीरा वाली जो पाइपलाइन है, यानी कि हजीरा से जगदीशपुर जाने वाली पाइपलाइन सबसे ज़्यादा मेन पाइपलाइन मानी जाती है। द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट ऑफ द वर्ल्ड इज, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे रूट कौन सा है? तो क्या वो ट्रांस साइबेरियन है, कैंडियन पैसिफिक है, ट्रांस इंडियन रेलवे है, या फिर सारे के सारे हैं? सारे के सारे तो नहीं हो सकते, है ना। लॉन्गेस्ट की बात तो लॉन्गेस्ट तो एक ही होगा, है ना। तो लॉन्गेस्ट सबसे लंबा जो रेलवे रूट है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कितना लंबा है? करीब 9000 किलोमीटर की रेलवे लाइन है ये, दुनिया की सबसे लंबी।
क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेदर मैप्स आर पब्लिश्ड इन इंडिया, कहाँ पर? ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ के जो वेदर के मैप्स होते हैं, यानी कि जो मौसम वाले मैप होते हैं, वो इंडिया में किस जगह पर पब्लिश किए जाते हैं? तो ये जो है वो इंडिया में पब्लिश किए जाते हैं पुणे में, है ना। पुणे में वेदर मैप्स पब्लिश किए जाते हैं। इसकी शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी ये आप बताना, क्योंकि उसको लेकर भी क्वेश्चन आता है। जब ढूंढोगे तो मिलेगा, सारे के सारे मैं बता दूंगी तो हाँ ठीक है, छुट्टी खत्म, है ना। तो पुणे ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया के जो वेदर मैप्स यानी कि जो मौसम बताते हैं वो वाले मैप्स पब्लिश किए जाते हैं। आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम द एरिया ऑफ इंडिया वेयर अर्थक्वेक ऑफन अकर, जो कि एक हाई इंसिडेंस जोन कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा अकर होते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे को ऐसे याद है इसका नाम कि जब मैं छोटी थी, यानी कि जिस साल में आई वॉज बॉर्न, ठीक है, तो उस समय पर ही वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। ठीक है, काफ़ी भयानक अर्थक्वेक आया था, जो कि जिस स्टेट में आया था वहाँ से मध्य प्रदेश तक उसका असर था, है ना। मतलब बर्तन वगैरह हिलने लगे थे, मम्मी बता रही थी। ठीक है, तो ये कच्छ में आया था। कहाँ पे आया था? कच्छ में आया था, गुजरात वाले पार्ट में आया था। काफ़ी भयानक, अधिकतर वहाँ पे अर्थक्वेक्स जो है वो आते रहते हैं। अभी फ़िलहाल तो कहीं सुनने में आया नहीं, लेकिन यूजुअली इंडिया में एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो है वो कच्छ है। ठीक है, हाई इंसिडेंस जोन है भाई, है ना। अब अगर कच्छ में शिफ्ट होना है तो थोड़ा ध्यान रख के शिफ्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेम द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट, ऐसा स्टेट जो फ्लड से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है, यानी कि वहाँ पर बाढ़ भयंकर अधिकतर आती रहती है। ठीक है, तो वो ऐसा स्टेट कौन सा है? ऐसा स्टेट जो है वो है बिहार। बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पर अधिकतर बाढ़ आती रहती है। मॉनसून आया कि बस वहाँ पर बाढ़ के आसार आपको देखने को मिलेंगे। अभी अभी तो कई सारे ऐसे प्रिवेंशन मेजर्स किए जा रहे हैं, क्योंकि समझ में आने लगा है कि ये अब फ्लड प्रोन एरिया हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन यूजुअली जो पूरे सारे स्टेट है, या फिर इन स्टेट्स में से मेनली बात करें तो बिहार जो है वो फ्लड प्रोन एरिया है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अधिकतर बाढ़ें जो है वो आती रहती हैं। इन अ डेमोक्रेसी सोवेरेनिटी रिसाइड्स इन द, सोवेरेनिटी मतलब क्या कि जैसे अपना देश है ना, तो अपने देश के डिसीजंस हम ही लेंगे, हमारे डिसीजंस कोई और नहीं लेगा। दूसरा हमको राय दे सकता है, हम सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उनको मानेंगे, है ना। इसको क्या कहा जाता है? सोवेरेनिटी कहा जाता है। तो ये किस में रिसाइड करती है? ये इंडिया के लोगों में रिसाइड करती है। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, सब कुछ पीपल पीपल का ही है ना। तो सोवेरेनिटी भी किस में रिसाइड करेगी? लोगों में रिसाइड करेगी ना। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा हमारा? पीपल। सही आंसर। नेक्स्ट पे आ जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो जो सेंट्रल लेवल के यानी कि जो मेन होते हैं, हेड्स वगैरह होते हैं, उनको यूजुअली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के, वो सारा कुछ रहता है। गवर्नर की कई बार एडवाइसेज रहती हैं, ठीक है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल के तहत इंडिया में छुआछूत की जो भावना थी उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया कि छुआछूत कहीं पर भी नहीं होगी विथ टर्म्स ऑफ एनी कास्ट, एनी ट्राइब और इन सारी चीज़ों को लेके जो पुराने समय में हुआ करती थी। तो अगर अभी भी कहीं पे आपको देखने को मिलती है, कोई आपको अनटचेबिलिटी को लेकर परेशान कर रहा होता है बिकॉज ऑफ योर कास्ट और समथिंग, तो आप बिल्कुल आर्टिकल 17 के तहत कंप्लेन दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में छुआछूत को जो है वो बैन कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। लोकसभा का टर्म कितना होता है? द टर्म ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा में अगर आप पहुंच गए हो, है ना, मतलब आप बन चुके हो वहाँ के एमएलए वगैरह, ठीक है, तो वहाँ का टर्म कितना होगा आपका? तो जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, कितना टर्म होता है? 5 साल का टर्म होता है। पढ़ चुके हैं हम ये सारी बातें तो। ठीक, वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो ये वाला क्वेश्चन ना मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको तो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ग्वालियर में, कुछ कह सकते हैं इंदौर में है क्योंकि देखा है कहीं बाहर से, है ना, कुछ कह सकते हैं जबलपुर में है ना, भोपाल में तो नहीं है, देखा नहीं होगा हाई कोर्ट भोपाल में, है ना। तो ये 3 स्टेट हमारे दिमाग में हो सकते हैं। अब आंसर क्या टिक करें? ठीक, तो इसको मैं क्लियर कर दूँ कि हाई कोर्ट जो मध्य प्रदेश का है वो जबलपुर में है।
जबलपुर में है, और उसकी जो 2 बेंचेस हैं, यानी कि काम जो है वो 2 और स्टेट्स में होता है, ताकि ऐसा ना हो कि हर पूरी मध्य प्रदेश की जनता जबलपुर के अंदर आ जाएगी अगर हाई कोर्ट के लिए, तो फिर कैसे क्या भीड़ को वो कंट्रोल करेंगे, है ना। तो 2 बेंचेस जो है वो 2 और स्टेट में लगा रखिए, एक तो इंदौर में लगा रखिए और एक ग्वालियर में लगा रखिए, ठीक है। ताकि क्या है, जो जिन लोगों को ग्वालियर पास पड़ता है वो ग्वालियर चले जाए, जिनको जबलपुर पास पड़ता है वो जबलपुर चले जाए, जिनको इंदौर पास पड़ता है वो इंदौर चले जाए। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा हमारा, मेन अभी यहाँ पे पूछा है, यहाँ बेंच नहीं पूछी है, यहाँ पे पूछा है कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे है। आंसर क्या टिक करना है, जबलपुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पुअर इन इंडिया इज, इंडिया में ऐसा स्टेट जहाँ पर पुअर की यानी कि गरीबों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, मतलब जो जनसंख्या है उसमें सबसे ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं पूरे देश में अगर देखा जाए, तो ऐसा एक स्टेट हमको बताना है। तो वो स्टेट कौन सा है, बिहार। अब बिहार में हमने कितनी सारी चीज़ें देखी, देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट भी यही था 2011 के अनुसार। अब हर स्क्वायर किलोमीटर पे अगर 1100 लोग रहेंगे तो सोचो पूरे स्टेट के अंदर कितने लोग होंगे, और जब इतने लोग होंगे तो कैसे एम्प्लॉयमेंट होगा। जाहिर सी बात है ना, जितनी जॉब्स है वैकेंसीज है वो तो उतनी है ना। अब जब वैकेंसीज जॉब्स काम जो है जितना चलना है उतना ही है, और जनता इतनी सारी है तो फिर उनको काम मिलना तो है ही नहीं ना, जाहिर सी बात है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल की भी तो थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा गरीबी पाई जाती है, लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सी स्कीम के तहत आपको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ठीक है, जिसके तहत ऐसा कहा जाता है कि आपको सरकार के द्वारा ये गारंटी दी जाती है कि करीब 100 दिन का काम तो आपको दिया ही दिया जाएगा। अगर नहीं दे पाती है सरकार तो फिर वो आपको कंपेंसेशन देगी पैसे में, है ना। तो ये स्कीम किसके अंडर है, या फिर ये चीज़ किस स्कीम के अंडर बोली गई, ये बोली गई नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर। क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ मनी इज, पैसे का मेन फंक्शन क्या है ना, मतलब मेन काम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ बिल्कुल, है ना, एक्सचेंज की तरह भी काम आता है। मोड ऑफ पेमेंट, हाँ पेमेंट की ई नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। मोड ऑफ पेमेंट, हाँ पैसे की तरह आप, मतलब ये पेमेंट का एक मोड भी है। प्राइस होल्डिंग, हाँ प्राइस भी होल्ड करता है, ठीक है, मतलब कीमत होती है ना मनी की, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव ही दिख रहा है अपने को, तो आंसर देखो ऑल ऑफ द अबव ऐसे केस में भी चूज कर सकते हो जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन तो सही है। तो जब 2 ऑप्शन सही है तो जाहिर सी बात है कि आप 2 को तो टिक कर नहीं सकते, तो आपको ऑल ऑफ द अबव ही टिक करना है। अगर किसी तीसरे में डाउट भी लग रहा है तो भी ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक किस बैंक को कहा जाता है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक जहाँ से इंडिया में पैसा जो है वो बनाया जाता है, यानी कि नोट जो है वो पब्लिश किया जाता है और पूरे देश में चलता है, वो कौन सा है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, ये नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मत कर लेना कि हर जगह हम तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट पे लिखा होता है ना RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित। ठीक, तो RBI जो है वो क्या होगा हमारा आंसर। ये क्या है, सेंट्रल बैंक है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोड्यूसर्स कैन बी आर्बिट्ररी विथ रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स इन। प्रोड्यूसर्स यानी कि जो बनाने वाले लोग हैं वो आर्बिट्ररी हो सकते हैं, आर्बिट्ररी हो सकते हैं मतलब अपनी मनमानी चला सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, कैसे केस में प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स की क्वालिटी और इनके हिसाब से अपनी मनमानी चला सकते हैं, या पैसों के हिसाब से अपनी मनमानी चला सकते हैं कि अब अपनी मर्जी से ही किसी भी दाम में उन्होंने प्रोडक्ट का दाम रख दिया, है ना। तो ये किस केस में हो सकता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो इवन प्राइसेस और सिमिलर हो जाती हैं। मोनोपोली में होता है, ये 100% श्योर है, क्योंकि मोनोपोली में आपको ऐसा रहता है कि आपको अपने अधिकार मिल जाते हैं कि आप ही बेचोगे, जब आप ही बेचोगे तो फिर आप अपने हिसाब से ही काम करने लगते हो, है ना। तो मोनोपोली में ये चीज़ देखने को मिलती है। कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी नहीं, और नन ऑफ द अबव है ही नहीं, क्योंकि हमको मोनोपोली आंसर यहाँ पर मिल गया है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये क्या हो गए आपके अराउंड 40 हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि NTSC से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना। समझ में आया, क्लियर है इतना। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको ना अच्छे से समझ के रख लेने हैं, अच्छे से समझ के रख लेने हैं, और एक बार अभी यहाँ पर देख लिए तो आगे भी इन चीज़ को याद रखना, ऐसा नहीं कि भूल जाओ।
ठीक है। ये कर लेना, इसके साथ में एक और इसके पहले वाली वीडियो है वो भी कर लेना, इसके बाद में एक और वीडियो आएगी वो भी कर लेना, है ना। अभी बिल्कुल क्वेश्चन सीरीज ही हम अच्छे से करने वाले हैं, क्लियर है। इतना कर लेना बहुत है। इसके आगे चलते हैं और ये हो गया है। इसके बाद में हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी जो है वो बन चुका है मैग्नेट ब्रेन्स पे। इसी तरीके से सारी चीज़ें शुरुआत से आखिरी तक, एनटीएससी ओलंपियाड किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको 2 वीडियो 2 चैप्टर्स देख के भी कोई सब्सक्रिप्शन या पैकेज देने या लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़िया से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। एनटीएससी के जितने वीडियोस हैं मैं बार बार कह रही हूँ, उनको फॉर ग्रांटेड मत लेना, अच्छे से कवर कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं, मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो कि वो लॉर्ड वेलेंसे वाला था वो उसके अंदर में नहीं होगा, क्योंकि वो सिलेबस वाला नहीं दिख रहा है। वो ऐसे कुछ जनरल वाले क्वेश्चन भी उसके अंदर डाल देते हैं। बाकी तो मैं कह रही हूँ सारे 39 क्वेश्चंस हमने उन कंसेप्ट वीडियो में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना और बढ़िया से एनटीएससी निकालना, फिर हमको अच्छा अच्छा रिजल्ट सुनाना। डेट आ जाए उसके बाद करते हैं आगे की तैयारी। और ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।